हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है सैलरी हेड का। आप सभी को पता है ये सभी कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। हमने सबसे पहले पार्ट के अंदर सैलरी का मतलब समझा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का मतलब समझा, और उसी के अंदर हमने इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपके सैलरी हेड को समझने में ये हेल्प कर रही थी, है ना। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया। अलाउंसेस हमने एक सेकेंड पार्ट था हमारी वीडियो का। प्रक्यूजिट्स हमारा थर्ड पार्ट था, क्योंकि इन्हीं से बनकर आपकी क्या बन रही है बेटे, आपकी इनसे क्या बन रही है, आपकी पूरी टोटल सैलरी बनती थी, है ना। आज हम अपना क्या करने वाले हैं, प्रोविडेंट एंड सुपरएनुएशन फंड्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ द सैलरी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका होगा प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आप अपना एक चैप्टर कंप्लीट करना है, देन उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, ठीक है। आप सभी को पता होगा, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इवन आपको यहाँ पे कंटेंट भी मिल रहा है, चाहे वो जीएसटी है, ऑडिटिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट, इनकम टैक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन सब के टॉपिक्स वन बाय वन आपके पास आ रहे हैं, नज़र आ रहा है। देखो पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से सभी को हम आप देख लेना। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है और यहाँ पे कंडीशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि एक्चुअल में ये होते क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो सुपरएनुमेशन ऑफ फंड्स होते हैं, ये आपको जो एम्प्लॉयर है ना, अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद देता है। मैंने आपको बताया था कि जो सैलरी के अंदर वही या इनकम्स आएंगी जिसके अंदर ये लिखा हो कि एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, इनके बीच में क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन होना चाहिए। अब मैं आपके हिसाब से तो ये रिलेशनशिप जब तक जॉब करते तब तक होता है, बट अगर पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ठीक है, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन मिल रहा है, फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट का जो पैसा मिल रहा है, ये सारे के सारे आपके कैसे फंड्स है, कैसा बेनिफिट है, सुपरएनुमेशन फंड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, मीन्स कि रिटायरमेंट एम्प्लॉई ने या तो खुद कर रहा है, इसकी खुद अपने आप हो रही है, एज लिमिट को पार कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद ये एम्प्लॉयर इसको एक बेनिफिट देता है, जो कि आपका कैश में होता है या फिर काइंड में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए तो जितना भी अमाउंट एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए होता है वो टैक्सेबल होता है ना। लास्ट लेक्चर तक हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लेने से मतलब है। मीन्स कि आप सभी क्या मैंने बनाए थे, आपको सभी को मैंने असेसिंग ऑफिसर बनाया था, है ना। असेसिंग ऑफिसर का मतलब क्या था, जो टैक्स कलेक्ट करता है, उसकी बात करेंगे। और उसका मेन मोटिव क्या था कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्या करना है, उसको टैक्स को कलेक्ट करना है। अच्छा, उसने कहा कि मुझे बस टैक्स से कलेक्शन का मतलब है, चाहे मैं तुमसे रिसीव करूँ चाहे तुम्हारे एम्प्लॉय से रिसीव करूँ, तुमने इसको दे दिया, इट्स ओके, मैं उसके पास चला जाता हूँ, इसकी सैलरी में वो ऐड हो जाने के बाद वो टैक्सेबल। तो सबसे पहले हम ग्रेचुटी सेक्शन 10(10) के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद पेंशन को डिस्कस करेंगे। मैंने इस सीरीज से लगा रखी कि आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। क्या है सेक्शन 10(10) क्या है, हमारे पास ग्रेचुटी है। सेक्शन 10(10)(a) हमारे पास क्या है, पेंशन है। सेक्शन 10(10)(b) हमारे पास क्या है, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन है। सेक्शन 10(10)(c) हमारे पास क्या है, वॉलंटियर रिटायरमेंट है। ठीक है, और सेक्शन 10(11) हमारा प्रोविडेंट फंड है। आप इसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं दोनों को कि ये 10(10)(a) है, ये 10(10)(a) है, तो लीव सैलरी वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेचुटी सेक्शन को बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रेचुटी होता क्या, ग्रेचुटी एम्प्लॉय को क्यों देते हैं। ये ग्रेचुटी क्या होता है बेटे, जब पर्सन है ना रिटायर हो जाता है, ठीक है, उसको दी जाती है। मैम पेंशन भी रिटायर पे दी जाती है, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन भी रिटायरमेंट पे दी जाती है। सुनो मेरी बात सुनो, ग्रेचुटी जो होता है वो एक कंडीशन पे दिया जाता है। कैसे, कि जब कोई एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल या उससे ज़्यादा कंप्लीट कर देता है, मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक अपनी सर्विसेज देता है, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ग्रेचुटी एक्ट 1972 के तहत कि उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक अमाउंट दी जाए, और उस अमाउंट का क्या नाम रख दिया है, ग्रेचुटी रख दिया गया। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन रख दी गई है, क्या रख दी गई है कि वहाँ पर आपके 5 साल पूरे होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ग्रेचुटी क्या होता है, सुपरएनुमेशन फंड्स क्या है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको रीड कर लेना। सबसे पहले ग्रेचुटी के बारे में बात करते हैं। ग्रेचुटी क्या है कि जहाँ पर आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, माइन में, ओल फील्ड में, या फिर पोर्ट में, रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी, ठीक है, और वहाँ पर काम करते करते आपको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है, ग्रेचुटी मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरा
दूसरी बात, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है ये एम्प्लॉयर, उसके अंडर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो जाते हैं ना, और वो 5 साल से ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर देते हैं, तो उनके लिए कंपलसरी हो जाता है उन एम्प्लॉयर्स के लिए कि अपने एम्प्लॉय को क्या दे, वो ग्रेचुटी दे, 10 या 10 से ज़्यादा। देखो क्या लिखा हुआ है, इन फील्ड्स के अंदर काम करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गया, हैविंग द 10 और मोर एम्प्लॉइज ऑन एनी डे इन द प्रिसीडिंग द 12 मंथ्स, पिछले मतलब 12 मंथ्स के अंदर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो गए हैं, एक बार ये इसके अंदर आ जाए ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, ठीक है। और ग्रेचुटी एक्ट में आने का पॉइंट क्या है, 10 या 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, फिर आप उस एक्ट में आ जाएंगे। एक बार आने के बाद उस एक्ट से आप बाहर नहीं निकल सकते, चाहे आपके इवन कम क्यों ना हो, ठीक है। वंस द एक्ट हैज़ बीन बी एप्लीकेबल, एक बार अगर एक्ट लगना शुरू हो गया है तो एम्प्लॉयर के ऊपर, तो आपके ऊपर हमेशा लगेगा इवन इफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉई गोज बिलो द 10, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा फिर ये इनकम के अंदर टैक्सेबल क्यों होते हैं, सुनो मेरी बात, क्योंकि ये बेनिफिटेड है किसके लिए, एम्प्लॉई के लिए। एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद मिल रहे हैं, है ना, सर्विसेज देने के बाद मिल रहा है, जो सर्विसेज उसने जो टाइम लिमिट है वो 5 साल तक गुजार दी गई है, ठीक है, उसके बाद उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं जो अमाउंट टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, कि जितना हमारा ग्रेचुटी हमें रिसीव हुआ है और उसकी एग्जम्पशंस लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जम्पशंस लिमिट की कैलकुलेट करने के लिए हमें कंडीशंस दी हुई है, इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से हमें याद करना है, या समझना भी कहूँगी मैं, ठीक है। अब देखो ग्रेचुटी जैसे कि हमने HRA में पढ़ा था, हाउस रेंट अलाउंस में पढ़ा था, रेंट फ्री एकोमोडेशन में पढ़ा था, कि जो भी अमाउंट मिलता है उसमें से हमें एग्जम्पशंस लेस करनी होती थी, और इस एग्जम्पशंस के लिए हर एक में कुछ एक कंडीशंस थी, है ना, जो कि हमें याद की थी, है ना, समझी भी थी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगेगा इनको याद करने में, बट हाँ जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा ईजी लगने लग जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि ये एग्जामिनेशन लिमिट को चेकआउट करने के लिए मुझे क्या करना, मैं आपके चार्ट पे आ रहा हूँ कि ग्रेचुटी हम कब ले रहे हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये देखना है कि आप ग्रेचुटी कब ले रहे हैं। बहुत लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको ये समझ में आ जाए, और पूरा फोकस भी कर रहे हैं बेटे आप जब समझ रहे हो इस चीज़ को। ग्रेचुटी को जब आप दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्रेचुटी जो एम्प्लॉई है वो कब ले रहा है, वो डेथ के टाइम ले रहा है, या फिर वो रिटायरमेंट के टाइम ले रहा है, या फिर ड्यूरिंग सर्विसेज ले रहा है। ड्यूरिंग सर्विसेज का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, साथ साथ उसको पैसे मिल रहे हैं एज अ ग्रेचुटी के, तो इस केस में वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल होगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो उस टाइम वर्किंग में है, वर्किंग पर्सन, दैट मीन्स उसके अंदर अभी एनर्जी है और काम अच्छे से कर सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि जो ड्यूरिंग द सर्विसेज होते हैं वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। अच्छा, एट द टाइम ऑफ द डेथ की बात की जाए, डेथ का दैट मीन्स आपकी क्या बात की जा रही है कि पर्सन की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद उसे ग्रेचुटी मिल रहा है, ठीक है। 5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर दिए, 6ठे साल उसकी आई होप एक्सीडेंट से डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो इस केस में क्या मिलेगा, ग्रेचुटी तो मिलेगा, बट टैक्सेबल कहाँ होगी, तो इस केस में टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज हेड में, जो कि इनकम टैक्स का 5th हेड है, ठीक है। बट ये कैसी होगी, पार्शियल होगी, ठीक है। वो पार्शियल आपको वहाँ पे एग्जम्पशंस लिमिट 10 में शो की हुई है। जब हम अदर सोर्सेज का कंसेप्ट करेंगे ना तब ये वापस दोबारा से आएगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार लगा लेते हैं कि डेथ के केस में अदर सोर्सेज में कैलकुलेटेड होगी, वो अभी हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिटायरमेंट के टाइम पे मीन्स की ये कहा 58 की रिटायरमेंट है, ठीक है, और 31 मई 2024 को तुम्हारी रिटायरमेंट है, और इसके बाद एट द टाइम या फिर इस तारीख को आप क्या ले रहे हो, अपना सारा का सारा पैसा ग्रेचुटी का ले रहे हो, तो इस केस में आपको सेकंड स्टेप आ जाता है, क्या, ये देखना कि एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको ये देखना है कि आपको ग्रेचुटी मिल कब रही है। बाकी केसेस में सेम था, एक में तो फुल्ली टैक्सेबल है, एक में पार्शियली टैक्सेबल है, बट आउटसोर्सेज में है, अदर सोर्सेज में। रिटायरमेंट के केस में वो कहता है कि उस केस में हमें क्या देखना है कि ये देखना है कि एम्प्लॉई गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट में। स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो रेंट फ्री रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, खुद का एम्प्लॉयर का खुद का घर है या उसने हायर किया हुआ है, ये स्टोरी से याद करना है। इसी तरीके से इसमें है, ठीक है। इसमें मैंने देखा सेकंड स्टेप में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अच्छा, मैंने कहा कि सर मेरा भाई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अब बताओ कैसे आप टैक्सेबल करोगे। कहते हो वाह जी वाह, एक घर में 2 नौकरियां हैं, एक तो गवर्नमेंट है एक नॉन गवर्नमेंट है। कहते गवर्नमेंट वाले को बिल्कुल छूट दे दें,
वाह जी वाह, गवर्नमेंट वालों को फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। एक तो फुल्ली एग्जम्प्टेड किसके लिए था, अभी तक तो फुल्ली एग्जम्प्टेड हमने पढ़ा नहीं है ना, फुल्ली टैक्सेबल पढ़ा है ड्यूरिंग द सर्विस वाला। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसे सेक्शन 10(1) के अंदर फुल्ली एग्जम्पशन की क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि हाँ जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका ये जो ग्रेचुटी का अमाउंट है वो क्या होगा, पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है। ठीक है, वाह जी वाह, बहुत आसान काम हो गया, अब तो और कुछ याद करानी चाहिए। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाले लोग काम करवाएंगे क्या, कि जैसे ही मुझे पता चला कि मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई मीन्स कि मैं प्राइवेट एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना, चेक करना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 कि ये देखना पड़ेगा कि मैं ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आती हूँ या नहीं आती हूँ। ग्रेचुटी एक्ट का मतलब मैंने क्या बताया कि एम्प्लॉई, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है उसको बताने के लिए, चलो मैं इसको स्किप ही कर देती हूँ। ठीक है, बस ये आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना इन डेप्थ नहीं है कि ग्रेचुटी एक्ट होता क्या है। बस आपको ये देखना है कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ग्रेचुटी एक्ट में बिलोंग करता है या नहीं करता। अच्छा, करता है तो क्या करना है, करता नहीं है तो फिर क्या करना है, दोनों के लिए अलग अलग केस है। ये 10(1) में था, अगर करता है बिलोंग तो 10(2) सेकेंड लगेगा, करता नहीं है बिलोंग तो 10(10) थर्ड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 केसेस हो गए हैं। 3 केसेस में क्या क्या मैंने डिस्कस किया आपका, सबसे पहले स्टेप क्या है आपका, स्टेप नंबर 1 कहाँ गया भाई, स्टेप नंबर 1 हमें ये देखना है कि आपको ग्रेचुटी मिल कब रही है। अच्छा, उसके बाद ये सेक्शन 10 में अंदर डिस्कस किया। उसके बाद हमें देखना है, ये देखा कि रिटायरमेंट के टाइम मिल रही है, तो रिटायरमेंट के बाद हमें ये देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड किस में है, सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्टेड है। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फिर हमें ये देखना है कि वो ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 के अंडर आता है या नहीं आता है। अगर यस आता है तो उसकी एग्जम्पशंस लिमिट किसके अंदर कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी एग्जम्पशंस लिमिट 10(10) सेकेंड में कैलकुलेट की जाएगी। अगर नहीं आता है तो उसकी एग्जम्पशंस लिमिट किसके अंडर कैलकुलेट की जाएगी, एग्जम्पशंस लिमिट कैलकुलेट की जाएगी 10(10) 3 में कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर है, एग्जम्पशन लिमिट का कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट है इज इक्वल टू अमाउंट जो भी आपको रिसीव हुई है उसमें से माइनस करेंगे एग्जम्पशंस लिमिट। ठीक है, अमाउंट रिसीव तो ऑब्वियस ही बात है जो ग्रेचुटी मिली है, एग्जम्पशंस लिमिट डिपेंड करेगा कि आप पेमेंट इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, मैंने कहा कि हाँ हम तो आते हैं भाई, किस में आते हैं, कि हाँ हम टैक्सेबल ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट में आते हैं। कहते हैं अच्छा जी बहुत बढ़िया, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या लेना होगा कि कितना अमाउंट आपको मिला है, सबसे पहले आपको वो लिख लेना है ऊपर। ठीक है, अगर मंथ्स में दिया हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर पूरे साल का दिया हो तो सिंपल एज इट इज लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है 20 लाख तक। ठीक है, फिर ये लिखना है कि 15 दिन की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर सर्विसेज, मीन्स कि जो अभी फिलहाल जो आपकी सैलरी है, रिसेंट जो सैलरी होगी उसमें से, वो रिसेंट सैलरी मान लीजिए 50,000 है। ठीक है, वो पूरे महीने की है, हमें कितने महीने की लेनी है, 15 दिन की लेनी है। अच्छा, 15 दिन की लेनी है। ठीक है, नीचे क्या लिखना है, क्या 30 लिखोगे, नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको 26। क्लियर है, 26 इंटू में लास्ट सैलरी जो भी ड्यू हुई है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीटेड ईयर सर्विसेज को क्या करना है, लेना है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है कि आपने अब यहाँ पे देखो साइड में क्या लिखा हुआ है कि 15 डेज सैलरी तो लिखना है फॉर ईच कंप्लीटिंग ईयर ऑफ द सर्विसेज। अब यहाँ पे इनटू में ये भी लिखना है कि लेंथ ऑफ सर्विसेज आपने कितनी ली है, कितने साल तक आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। एक फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैंने 25 साल हो गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम और 6 महीने हो गए। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि 25 साल हो गए 3 महीने हुए हैं, तीसरा कह रहे हैं कि 25 साल हो गए हैं और 8 महीने हो गए। तो इस केस में जो ये पार्ट ऑफ द ईयर है, ये जो पार्ट ऑफ द ईयर है ना, 6 मंथ, 3 मंथ, 8 मंथ, इनको हम फुल कंसीडर करेंगे, पर तभी करेंगे जब ये 6 से ऊपर आती होगी। मीन्स कि हाफ मंथ से पूरे साल का आधा कर दो, 6 महीने से जो भी ऊपर आ जाए फिर 6 महीने आ जाए, उसको पूरा साल कंसीडर करेंगे। मीन्स कि यहाँ पे 26 कंसीडर करेंगे,
यहाँ पे 3 ही महीने तो इसको 25 कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 8 महीने तो इसको 8 महीने को पूरा 1 साल कंसीडर कर दो, 25 साल पहले ही तो 26 साल कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25-26 जैसे भी आपका बनता, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो, दूसरा 20 लाख रुपए, तीसरा कि 15/26 इंटू लास्ट जो भी सैलरी है आपकी, ठीक है, और लेंथ ऑफ सर्विस आपकी कितनी है। लेंथ ऑफ सर्विसेज को जब कैलकुलेट कर रहे हो वहाँ पर आप पार्ट ऑफ मंथ को कंसीडर करेंगे, वो कंसीडर तब होगा जब वो 6 मंथ या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कब है, जब हम एग्जम्प्टेड लिमिट, जब हम ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट में नहीं आते, सेम एज इट इज़ है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फ़र्क है, पहला पॉइंट सेम है, अमाउंट जितना रिसीव हुआ है, दूसरे में थोड़ा सा चेंज है कि अगर आप नहीं आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा लिमिट क्या कर दी गई है, थोड़ी कर दी गई है। ठीक है, 10 लाख है, यहाँ पर 15 दिन की सैलरी लेनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम 15 दिन की सैलरी ऐसी लेनी है 15/26, नहीं, यहाँ पे 15/30 लेनी है। लास्ट आपको एक सेकेंड 15/30 लेनी है, यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी लेनी है इनटू आपको लेंथ ऑफ सर्विस लेनी है। थोड़ा बहुत चेंज है, मैं आपको चेंज दिखाती हूँ क्या चेंज है, ब्लैक पेन से आपको शो होगा। यहाँ पे एक तो 30 नज़र आ रहा है, दूसरा यहाँ पर एवरेज नज़र आ रहा है, तीसरा यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विसेज में पार्ट ऑफ मंथ को कंसीडर नहीं किया। मीन्स कि अगर 6 महीने तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम 25 साल ही लेंगे। समझ पा रहे हैं? पार्ट ऑफ मंथ को फुली इग्नोर किया गया है। ओके, जब तक पूरा साल नहीं हो जाता तब तक उसको पूरा 1 साल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ मंथ इग्नोर है, यहाँ पे पार्ट ऑफ मंथ कंसीडर किया गया। क्लियर है? अच्छा मैम ये पढ़ क्या रहे हैं, ये एग्जम्पशन लिमिट पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो इनमें से कौन सी लेनी है ये कैसे पता चलेगा, जो भी विच एवर इज लिस्ट होगी। मैंने आपको पहले बताया था इनकम टैक्स में पूरा जब हम पढ़ेंगे ना तो क्या देखेंगे कि जो भी लेस होगा, ठीक है, जो भी लोअर होगा, हमें वही एग्जम्पशन देने, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने एम्प्लॉयर को ज़्यादा एग्जम्पशन दे। ठीक है, वो अपने टैक्स पेयर को ज़्यादा एग्जम्पशन दे, नहीं, वो जिसमें मान लीजिए कोई भी कम अमाउंट हुई वो उसी को क्या करेगा, एग्जम्पशन देगा। मान लीजिए कि जो टैक्सेबल ग्रेचुटी मिली थी आपको 15 लाख रुपए की कुछ, ठीक है, और वो इसके केस में आता है तो सबसे लोवेस्ट लिमिट के आगे 10 लाख आ गई है, माइनस कर देंगे 10 लाख, तो 5 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। इस केस की बात करूं तो मान लीजिए 15 लाख है, ठीक है, और 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट करने के बाद बनी है, वो बनी है बेटे 13 लाख कुछ, तो यहाँ पर 2 लाख क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगा, बट आपको कंडीशन समझ में आगे क्या कुछ चल रहा है ना। तो यहाँ पर आपको ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, यहाँ पर है 20 लाख, यहाँ पर है जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, सेम है ये तो अभी तक, और अमाउंट है 10 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चेंज आ जाता है, जो कि 15 दिन की सैलरी लेनी है बटे में 26 करना है, यहाँ पे 15 दिन की सैलरी लेनी है बटे में 30 करना है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसमें संडे इंक्लूड नहीं किया हुआ, 4 संडे आते थे, चारों को बाहर निकाल दे, यहाँ पे संडे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ पे हमें सैलरी लेनी है, लास्ट सैलरी जो भी हमने विड्रॉ की है, इनटू लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, लेंथ ऑफ सर्विसेज क्या है। लेंथ ऑफ सर्विसेज के अंदर पार्ट ऑफ मंथ को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर एवरेज सैलरी लेनी है बच्चे, इनटू लेंथ ऑफ सर्विसेज को लेकर चलना है, बट इसके अंदर पार्ट ऑफ मंथ को इग्नोर किया गया है। क्या आपको ग्रेचुटी एक्ट समझ में आ गया? बिल्कुल आसान लग रहा था, लग रहा है आसान। ये चार्ट को अगर समझ लिया आप इसकी थ्योरी भी कर सकते हैं, यहाँ से थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा एवरेज मंथ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यही था। ये देखो मैंने आपको ऐसे थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि एग्जम्प्टेड ऑफ द टैक्स कब होगा, ये 15/26 कब है, जब आप यस करते हैं कि हाँ हम ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट को फॉलो करते हैं 1972 को। ये कब है, जब नॉट कवर है, ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट का है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट। ठीक है, यहाँ पे 10 मंथ की एवरेज सैलरी, ओके यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गई मैं, यहाँ पे 10 मंथ की सैलरी आएगी, 10 मंथ एवरेज सैलरी वो भी 10 मंथ की आएगी। ठीक है, मीन्स की ऑब्वियस ही बात है, इसको 10 से ही डिवाइड करेंगे,
तो इसलिए मैंने इसे लिया नहीं। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नंबर ऑफ ईयर एम्प्लॉयमेंट कितने दिन किया है, इंटू में 1/2। 1/2 क्यों है, क्योंकि 15/30 करेंगे तो 1/2 ही तो आएगा, और क्या आएगा, ठीक है। 10 लाख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेचुटी जितना रिसीव हुआ इनमें से जो भी कम होगा वो हम ले लें, वो हम इंक्लूड कर लेंगे। सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिक सैलरी और डीए है, और किसी को इंक्लूड नहीं किया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि HRA के अंदर क्या था कि बेसिक पे थी, डीए था और आपका कमीशन था, और कमीशन और डीए तभी मिलेंगे जब इसके पीछे जो कंडीशन लिखी हुई थी कि फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ द सैलरी एंड दिस इज अ फिक्स रेट ऑफ द परसेंटेज, है ना। चलो यहाँ पे हो जाता है ग्रेचुटी फिनिश। अब अगर ग्रेचुटी समझ में आ गया है, अब यहाँ पर आपको पेंशन बहुत जल्दी समझ में आएगा।